नमस्ते दोस्तों, आज हम इस वीडियो लेक्चर में डेली करंट अफेयर्स सीरीज से 21 मार्च 2024 के करंट अफेयर्स को स्टडी करेंगे, जिसमें हम यहाँ लिखे गए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर डिस्कशन करने वाले हैं। अगर आप इस वीडियो लेक्चर की पीडीएफ चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे मैंने एक टेलीग्राम चैनल की लिंक रखी हुई है। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए और वहां पे आपको डेली पीडीएफ मिलते रहेंगे। आपको ये भी बता दूं कि आप इस लेक्चर के एंड तक बने रहिए, क्योंकि एंड में हम एमसीक्यूज सॉल्व करने वाले, और एमसीक्यूज आपके प्रिपरेशन को परफेक्ट बनाती है। एमसीक्यूज काफी सारे पूछे जाते हैं हर एग्जाम में, चाहे यूपीएससी हो, पीएससी, एसएससी, कोई भी एग्जाम हो, आपको एमसीक्यूज आने वाले। तो उसके लिए हमें उसकी प्रैक्टिस करनी है, तो आपको एंड तक बने रहना। जो भी आंसर आपको सही लगते हैं एमसीक्यूज को, उसको कमेंट सेक्शन में लिखना है, ताकि मुझे पता चले कि कितने लोग सीरियसली करंट अफेयर्स की स्टडी कर रहे हैं। तो चलिए आज के लेक्चर की शुरुआत करें। 21 मार्च की जो हमें पहली न्यूज देखने मिल रही है वो है पापीकोंडा नेशनल पार्क को लेके, और इसका सिलेबस जाता है एनवायरमेंट में। वैसे तो ज्योग्राफी से भी क्वेश्चन आ सकता है, एनवायरमेंट से भी आ सकता है। अगर देखा गया तो 200 स्पीसी से भी ज्यादा के स्पीसी रिकॉर्ड किए गए पापीकोंडा नेशनल पार्क में, जिसको पीएनपी भी कहा जाता है रिसेंट सर्वे में। तो हम कहेंगे 200 से भी ज्यादा बर्ड स्पीसी होना ये काफी अच्छी बात है। एक 3 दिन का सर्वे किया गया था, जिस सर्वे को करने वाला जो अथॉरिटी थी वो थी आंध्र प्रदेश फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, और उन्होंने ये सर्वे किया इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च IISER तिरुपति इनके साथ मिलकर, और इसमें पता चला कि 200 से भी ज्यादा बर्ड स्पीसीज पापीकोंडा नेशनल पार्क में। तो इसका इंपॉर्टेंस काफी बढ़ चुका है इस नेशनल पार्क का। अब इस नेशनल पार्क का इंपॉर्टेंस बढ़ चुका है, तो इस पर क्वेश्चन भी आ सकते हैं। ये न्यूज में रहा है, तो चलिए पापीकोंडा नेशनल पार्क के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। सबसे पहले अगर लोकेशन की बात करें तो ये जो पापीकोंडा नेशनल पार्क है ये ईस्ट और वेस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट जो है कर्नाटक आंध्र प्रदेश में, वहां पे लोकेटेड है। तो ईस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट में भी आता है और वेस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट में भी ये पापीकोंडा नेशनल पार्क आपको देखने मिलेंगे। तो ये 2 डिस्ट्रिक्ट है आंध्र प्रदेश के। इसके एरिया की अगर बात करें तो जो पार्क का एरिया है वो 1012.86 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है। काफी अच्छा एरिया आपको देखने मिलता है। इसके अगर ज्योग्राफी की बात करें तो ये जो पार्क है ये बैंक ऑफ रिवर गोदावरी में आपको देखने मिलता है, यानी रिवर गोदावरी के किनारे होने के साथ साथ पापीकोंडा हिल रेंज जो है ईस्टर्न घाट में है, ये हिल रेंज वहां से भी ये गुजरता है। काफी अच्छी ज्योग्राफी है, पहाड़ से भी जाता है और नदी के भी किनारे है। फ्लोरा और फौना की बात करें तो ज्यादातर यहाँ पे आपको जो देखने मिलते हैं, काफी सारे फ्लोरा और फौना देखने मिलते हैं। फ्लोरा यानी अलग अलग वेजिटेशन और फौना यानी अलग अलग एनिमल्स। तो इसमें आपको अगर हम बात करें सबसे पहले फ्लोरा की, तो मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट आपको देखने मिलता है यहाँ पे, यानी ये डेसिडियस फॉरेस्ट है। ये जो है ये ऐसे फॉरेस्ट होते हैं जो अपने लीव्स को शेड करते हैं, ऐसे मॉइस्ट, यानी वहाँ पे काफ़ी अच्छा रेनफॉल भी है, तो ये मॉइस्ट भी है। तो हम कहेंगे ये फ्लोरा है। फौना की बात करें तो यहाँ पे टाइगर्स है, माउस डियर है, गौर है और बाकी एनिमल्स भी देखने मिलते हैं। आपको ये भी बता दूं कि जो पार्क है इसमें एक यूनिक ड्वार्फ ब्रीड ऑफ गोट है। ड्वार्फ यानी छोटा होता है, छोटा ऐसा, यानी हाइट में ज़्यादा नहीं होता, ऐसा ड्वार्फ ब्रीड होता है ये गोट का, एक बौना। तो इसको लोकली कांचू मेखा कहा जाता है। और कंजर्वेशन हिस्ट्री की बात करें तो ये जो पार्क है इसमें अलग अलग लेवल ऑफ प्रोटेक्शन है। यानी अगर स्टार्टिंग में देखा गया तो इसको रिजर्व फॉरेस्ट करके डिक्लेयर किया गया था 1882 में। उसके बाद इसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बना दिया गया 1978 में, फिर इसको नेशनल पार्क बना दिया 2008 से। तो इसको अलग अलग तरह से हम कहेंगे 1882 से ही प्रोटेक्शन दी जा रही है इस नेशनल पार्क को। इसके सिग्निफिकेंस की बात करें तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बर्ड और बायोडाइवर्सिटी एरिया है। बायोडाइवर्सिटी एरिया यानी ऐसा एरिया जहाँ अलग अलग स्पीसीज देखने मिलते हैं। बायो यानी लाइफ, डाइवर्सिटी यानी विविधता। तो अलग अलग प्रकार के अलग अलग टाइप्स ऑफ स्पीसीज जहाँ देखने मिलती है, ऐसा ये एक नेशनल पार्क है। और अभी तो इन्होंने काफ़ी अच्छा एक न्यूज़ भी दी है कि 200 से ज़्यादा यहाँ पे बर्ड स्पीसीज भी देखने मिल रहे हैं। तो ये काफ़ी अच्छा एक नेशनल पार्क हमें देखने मिलता है, पापीकोंडा नेशनल पार्क, जो कि आंध्र प्रदेश में है। और इसका जो सोर्स था इस करंट अफेयर का वो था द हिंदू। उसके बाद की जो हमें न्यूज़ देखने मिलती है वो है इक्विनॉक्सेस को लेके। आपको पता है 20 या 21 मार्च के बीच में एक इक्विनॉक्स होता है। आपने ज्योग्राफी की एनसीईआरटीज तो पढ़ी रखी होगी। तो सबसे पहले ये इक्विनॉक्स जो है इसका सिलेबस जाता है ज्योग्राफी में। मार्च इक्विनॉक्स इसे कहा जाता है, या फिर इसे वर्नल इक्विनॉक्स भी कहा जाता है। ये होता है मार्च 20, हर साल मार्च 20 के आसपास। मैं ये नहीं कहूँगा मार्च 20 को ही होता है, कभी 20 कभी 21 ये जाता ही है। तो 20 मार्च के आसपास आपको ये हर साल होते हुए दिखता है, जिसको इक्विनॉक्स कहते हैं। तो ये हम कहेंगे कि एक सेलेस्टियल इवेंट है जो कि स्पेस में हो रहा है। इसमें सन जो होता है वो इक्वेटर को क्रॉस कर जाता है, यानी हम कहेंगे सेलेस्टियल इक्वेटर को क्रॉस करता है, मूविंग फ्रॉम सदर्न हेमिस्फीयर टू नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। अब आपको तो पता है सन कहीं मूव नहीं होता है, एक्चुअली अर्थ ही एक एंगल बना के घूमती है। आप देख रहे हैं यहाँ पे अर्थ ने एंगल बनाया हुआ है। तो इस कारण कभी कभी क्या होता है कि ये जो सन होता है ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में चले जाता है। यानी अगर अर्थ की बात करें, सॉरी मैं इसको थोड़ा ठीक से बनाता हूँ, अगर अर्थ की बात करें और हम इसको इक्वेटर ले, तो इक्वेटर में ऊपर आपको जो
एरिया ऊपर जो देखने मिलता है ये है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नीचे आपको सदर्न हेमिस्फीयर देखने मिलता है। तो अर्थ के एंगल के कारण क्या होता है कि सन की ज़्यादा रेज जो होती है वो समर के समय नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ज़्यादा आना शुरू हो जाती है। तो विंटर के समय जब हमारे यहाँ विंटर होता है तो सदर्न हेमिस्फीयर में सन की रेज ज़्यादा आती है, इसलिए वहाँ पे आपको ये देखने मिलता है। तो हम कहेंगे कि इक्विनॉक्स जो होता है इसमें ये जो सन शिफ्ट हो रहा है ना, हम कहेंगे सदर्न हेमिस्फीयर से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की तरफ, यानी अब गर्मी बढ़ती जाएगी, अब गर्मी बढ़ना शुरू हो जाएगा, ये आपको पता हो जाता है यहाँ पे। तो हम कहेंगे कि इसमें अब सन जो है ये इक्वेटर पे रहता है इक्विनॉक्स के समय, अब इक्वेटर से वो ऊपर जाना शुरू करेगा। तो ये होता है इक्विनॉक्स का समय जब सन एग्जैक्टली इक्वेटर पे होता है। तो हम आगे जब आते हैं तो हमें देखने मिलता है कि इक्विनॉक्सेस के बारे में अगर हम पढ़ते हैं तो इक्विनॉक्स जो होता है ये एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट है, ये हर साल में 2 बार होता है, याद रखिएगा साल में 2 बार होता है, जब सन की जो रेज होती है वो डायरेक्टली इक्वेटर पे होती है, डायरेक्टली, क्योंकि सन अर्थ के एकदम बीच में आ जाता है। अब सन तो आता नहीं है, अर्थ का जो भी एंगल बना है वो एकदम बीच में है, अब सन का जो मूवमेंट होगा वो ऊपर हो जाएगा, ऐसा आपको पता चलता है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में अब ज़्यादा सनलाइट आना शुरू हो जाएगा, यानी हमारे यहाँ गर्मी बढ़ने लगेगी, क्योंकि इंडिया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सिचुएटेड है। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि अर्थ के एंगल बना के अर्थ घूम रही है, ये भी चीज़ें आपको ज्योग्राफी में आप पढ़ते ही हो वैसे। तो हम कहेंगे कि सन एक्जैक्टली इक्वेटर के ऊपर आ चुका है, और आपको ये बता दूं कि इक्वल लेंथ ऑफ डे एंड नाइट आज आपको देखने मिलती है। आज का जो दिन है या जो कल का दिन था, इसमें आपको दिन और रात का जो समय है वो एक जैसा देखने मिलता है। इसको इक्विनॉक्स कहा जाता है, इसका मतलब होता है इक्वल नाइट्स, इसका मीनिंग इक्विनॉक्स का मीनिंग इक्वल नाइट्स, अच्छे से याद रखिएगा। और प्राइमरी कॉज इक्विनॉक्स का यही है क्योंकि अर्थ का एक्सिस जो है वो टिल्ट है, अर्थ अप्रोक्सीमेटली देखा गया तो 23.5 डिग्री पे टिल्ट है यहाँ पे। तो ये टिल्ट होने के कारण यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये है इक्विनॉक्स का समय, ये मार्च 20 to 21, यहाँ पे सन एग्जैक्टली यहाँ पे देगा, और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो जैसे अब यहाँ आते हैं तो ये पोर्शन ज़्यादा पास आ गया है सन का एंगल बनने के कारण, और यहाँ पे ज़्यादा सनलाइट आएगी, ये पोर्शन थोड़ा पीछे चले गया, यहाँ पे सनलाइट कम जाएगी। तो यहाँ पे अब यहाँ पे समर वाला सिचुएशन बन जाएगा, फिर से आगे इक्विनॉक्स आएगा जब पूरी सनरेज एक साथ जाएगी, और फिर ये वाला नीचे का पोर्शन आगे आते हुए दिख रहा है, देखिए, और ऊपर का पोर्शन दूर चले गया सन से, क्योंकि एंगल बना हुआ है अर्थ का, ये एंगल है। तो ये सब जब चीज़ें होती है तो आपको ये पता है कि ये जो 20 to 21 मार्च होता है, इस दिन वो इक्वेटर पे होता है, और इसको हम जो अर्थ है, अर्थ रिवॉल्व करती है सन के अराउंड, और डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर प्लानट जो होता है वो अलग अलग अमाउंट ऑफ सोलर रेडिएशन मिलती है अलग अलग टाइम में साल भर में, कभी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर को ज़्यादा मिलता है, कभी सदर्न हेमिस्फीयर को ज़्यादा मिलता है। अब ये जो मार्च 20 से 21 का समय, इसको वर्नल इक्विनॉक्स कहा जाता है, इसको स्प्रिंग इक्विनॉक्स भी कहा जाता है, दोनों नाम याद रखिएगा, वर्नल इक्विनॉक्स या स्प्रिंग इक्विनॉक्स। और यहाँ से पता चलता है कि ट्रांजिशन हो रहा है फ्रॉम विंटर टू स्प्रिंग इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। अब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या कौन सा मौसम शुरू हो जाएगा? तो स्प्रिंग का मौसम शुरू हो जाएगा। वर्नल इक्विनॉक्स टिपिकली आपको 19 मार्च से 21 मार्च में होते हुए दिखता है, बट हर साल वो अलग अलग टाइम पे होता है, वो डिपेंड करता है ना। तो इन 2024 ये 20 मार्च को ही हो गया, तो हम कहेंगे 2025 में आगे कहीं भी हो सकता है। तो हम अलग अलग टाइम पे ये होते हुए आपको देखते हैं, और आपको ये पता भी है कि 29 फरवरी, अब एक दिन एक्स्ट्रा भी था। तो ये सब चीज़ें आपको देखने मिलती है वर्नल इक्विनॉक्स को लेके। उसके अलावा जो दूसरा इक्विनॉक्स होता है ये ऑटमनल इक्विनॉक्स होता है। ऑटमनल इक्विनॉक्स जो होता है ये सितंबर 23 को आपको होते हुए दिखता है, और यहाँ पे मार्क होती है बिगिनिंग ऑफ ऑटम इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। यहाँ पे अब ऑटम शुरू हो जाएगा, यानी अब सन जो होगा वो धीरे धीरे कहाँ शिफ्ट होने लगेगा? सदर्न हेमिस्फीयर में। सदर्न हेमिस्फीयर में अब गर्मी बढ़ने लगेगी, ये सितंबर 2023 से यहाँ पे आप देख रहे हैं फिर से इक्वेटर पे आया सन, बहुत अच्छे से पूरे अर्थ को उसने एक तरह से रोशनी दे दी, और फिर से वो शिफ्ट होना शुरू हो गया। अब वो सदर्न हेमिस्फीयर में आएगा धीरे धीरे, और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में अब ऑटम शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि ये होता है ऑटमनल इक्विनॉक्स, 2 बार इक्विनॉक्स होता है साल भर में, याद रखिएगा। अब अगर आप इस पिक्चर में देखोगे तो फिर से आपको यहाँ इक्विनॉक्स लिखा है, यहाँ इक्विनॉक्स लिखा है, और यहाँ सोल्स्टिस और यहाँ सोल्स्टिस लिखा है। तो ये सोल्स्टिस और इक्विनॉक्स होता क्या है ये भी हम देख लेते हैं। तो सोल्स्टिस या फिर सोल्स्टाइसिस जिसे कहा जाता है, एक से ज़्यादा है तो 2, इसलिए सोल्स्टाइसिस, और एक रहा तो सोल्स्टिस, और इक्विनॉक्स या फिर इक्विनॉक्स। तो हम कहेंगे सोल्स्टाइसिस वर्सेस इक्विनॉक्स की अगर बात करें तो सोल्स्टिस का मीनिंग होता है सन स्टैंड स्टिल। सन स्टैंड स्टिल यानी इट इज़ द डे व्हेन सन इज फारदेस्ट फ्रॉम द इक्वेटर, ऐसा दिन होता है जब इक्वेटर से वो दूर चले जाता है। सोल्स्टिस जो होता है यहाँ पे डेज जो होते हैं जब सन डायरेक्टली ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे होता है या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे होता है, डे या नाइट जो है ये लॉन्गेस्ट होंगे साल के, हम कहेंगे यहाँ पे ऐसा होता है। यानी कैसा होगा कि अब देखिए, जैसे अब सन यहाँ पे आपको जो देखने मिल रहा है, यहाँ पे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर सन के सामने है, ज़्यादा पास में, तो यहाँ पे सन की रेज ज़्यादा आ रही है, इसका मतलब ये रहेगा समर सॉल्स्टिस, क्योंकि यहाँ पे जो हम कहेंगे कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, यहाँ पे ज़्यादा सनरेज आने के कारण यहाँ समर शुरू हो जाएगा, इसलिए समर सॉल्स्टिस। अब यहाँ पे दिन जो है वो बड़े होने लगेंगे और रात छोटी होने लगेंगे, और एग्जैक्टली अपोजिट चीज़ें नीचे होने लगेगी सदर्न हेमिस्फीयर में, यानी नीचे क्या होगा?
नीचे रात लंबी रहेगी और दिन छोटे रहेंगे। अब अगर यहाँ पे दूसरा अगर देखें 21 22 दिसंबर के आसपास, वहाँ पे आपको विंटर सॉल्स्टिस देखने मिलता है। तो विंटर सॉल्स्टिस में क्या होता है कि ये जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है सन से दूर चला गया होता है, जिस कारण यहाँ पे रात छोटी होती है और दिन लंबे होते हैं, और नीचे अगर आप जाओगे तो दिन लंबे और रात छोटी होती है, क्योंकि यहाँ समर शुरू हो जाता है सदर्न हेमिस्फीयर में। तो यहाँ पे इस तरह से आपको चीज़ें देखने मिलती है। तो ये हम कहेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे सन डायरेक्टली जाता है, यानी इक्वेटर को क्रॉस कर लेता है, और वो जब ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में शिफ्ट हो जाता है तभी सॉल्स्टिस आता है, और जब वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में शिफ्ट होता है तभी सॉल्स्टिस आता है। सॉल्स्टिस जो होता है ये अर्थ का तब आता है जब एक्सट्रीम टिल्ट होता है उसका, यानी अर्थ जो होती है वो एक अर्थ का एक जो नॉर्दर्न या सदर्न हेमिस्फीयर में से एक हेमिस्फीयर है वो काफ़ी दूर गया होता है। तो हम कहेंगे समर सॉल्स्टिस ऑकर अराउंड 21 जून, और यहाँ से समर जो होता है ये शुरू हो गया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, ऐसा देखने मिलता है। और विंटर जो होता है ये सदर्न हेमिस्फीयर में शुरू हो जाता है। विंटर सॉल्स्टिस ऑकर ऑन 22 दिसंबर, और यहाँ से विंटर शुरू हो जाता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में और समर शुरू हो जाता है सदर्न हेमिस्फीयर में। इस तरह से सॉल्स्टिस और इक्विनॉक्सेस काम करते हैं। तो हम कहेंगे ये पूरा इक्विनॉक्सेस न्यूज़ में रहे ज्योग्राफी का, ये सिलेबस से था, और ये जो करंट अफेयर था इसका जो सोर्स था वो था इकोनॉमिक टाइम्स। अब अगले करंट अफेयर की तरफ चलते हैं, और अगला करंट अफेयर है वेचूर काऊ और बाकी इंडिजिनियस कैटल को लेके। तो एक वेचूर काऊ आपको न्यूज़ में देखने मिल रही है। एग्रीकल्चर में इसका सिलेबस जाता है, काऊ है एनिमल हस्बेंड्री है तो ये एग्रीकल्चर में ही जाएगा। तो अब हुआ क्या है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो शशि थरूर जी है एमपी, इन्होंने एक आर्टिकल लिखा है। वो आर्टिकल है वेचूर काऊ को लेके। वेचूर काऊ इसीलिए न्यूज़ में आ गई क्योंकि इस पे एक आर्टिकल लिखा गया, और सोसम्मा आइब जो है इन पे भी आर्टिकल लिखा गया। सोसम्मा आइब जो है ये एक कंजर्वेशनलिस्ट है, यानी ये कंजर्वेशन करती है। तो ये एक इंडिया की कंजर्वेशनिस्ट है, और इन्होंने कंजर्व किया है काऊ को। उनके ऊपर आर्टिकल लिखा हुआ है, तो इन्होंने ही कंजर्व किया इस ब्रीड को। तो बैकग्राउंड में अगर जाए तो हम कहेंगे कि मिल्क प्रोडक्शन अगर हमें अपने देश का बढ़ाना है, क्रॉस ब्रीडिंग के थ्रू इंडिजिनियस कैटल की क्रॉस ब्रीडिंग करना पड़ेगा। तो एक और दूसरे ब्रीड को लाके क्रॉस करना पड़ेगा। उसके बाद हमें एक तरह से इंडिजिनियस कैटल को आप अगर फॉरेन ब्रीड से भी, हाई यील्डिंग फॉरेन ब्रीड से भी क्रॉस ब्रीडिंग करते हो तब भी बूस्ट होता है मिल्क प्रोडक्शन। यानी देखिए अब कैसा है कि कोई फॉरेन ब्रीड है काऊ की, वो अच्छा मिल्क दे रही है, और इंडिजिनियस कैटल जो है वो कम मिल्क दे रहे हैं। तो इन दोनों को अगर ब्रीड करके एक आप बेबी लाओगे, एक नई काऊ लाओगे, तो क्या होगा कि वो और अच्छा हमें प्रोडक्शन देगी। तो वाइट रिवॉल्यूशन जो होता है वॉज एरेजर ऑफ ब्रीड सच एज वेंचर काऊ। तो ये सब चीज़ें पहले चली है। तो इनका कहना है शशि थरूर जी का वेचूर काऊ जो है या फिर सोसम्मा आइब जो है, इनको भी बढ़ाया जाए तभी हमारा प्रोडक्शन अच्छा हो सकता है। तो क्रॉस ब्रीडिंग जो है सर्व टू डाइल्यूट द जेनेटिक प्योरिटी ऑफ नेटिव ब्रीड्स एंड डिमिनिश देयर पॉपुलेशन, है ना। तो यहाँ यही कहा है उन्होंने कि भाई देखो कि हमने पहले मिल्क का प्रोडक्शन जो है वो बढ़ाने के लिए बाहर के काऊ के साथ हमने कहीं ना कहीं ब्रीडिंग कराई थी, बट अगर देखा गया तो हम क्रॉस ब्रीडिंग करने से अच्छा अपनी काऊ का अच्छा ख्याल रखें तो शायद ये प्रोडक्शन और भी अच्छा हो सकता है, और हमारी जेनेटिक प्योरिटी भी रहेगी, नेटिव ब्रीड्स जो है वो ख़राब नहीं होंगे। तो हम कहेंगे कि ओरिजिनल हमें हमारे ब्रीड्स देखने मिलते रहेंगे। इस तरह से हमें ये पॉपुलेशन भी इनकी अच्छी देखने मिलेगी, यहाँ यही कहा गया है। तो चलिए अब सबसे पहले इन्फॉर्मेशन वेचूर काऊ के बारे में ले लेते हैं जो हमें देखने मिलती है। वेचूर काऊ जो ये काफ़ी रेयर ब्रीड है, और इसका नाम वेचूर विलेज एक है, उस कारण उसका नाम वेचूर काऊ दिया गया, और ये वाईकॉम तालुका में है, वाईकॉम तहसील में है, कोट्टायाम डिस्ट्रिक्ट में है, केरला में, इंडिया में। अगर देखा गया तो इसका एवरेज लेंथ जो है इस काऊ का वो 124 सेंटीमीटर होती है, 4 फीट 1 इंच ये लॉन्ग होती है, और इसकी हाइट अगर देखा गया तो 87 सेंटीमीटर होती है, 2 फीट 10 इंच, लगभग 3 फीट के आसपास इसकी हाइट होती है। स्मॉलेस्ट कैटल ब्रीड है वर्ल्ड में। आप देख रहे 3 फीट हाइट बहुत कम हो गई। तो वेचूर एनिमल जो होती है ये एक्सटेंशन से बचाए गए, पहले ये एक्सटिंक्ट होने वाले थे, यानी ये खत्म होने वाले थे, बट इसको कंजर्वेशन एफर्ट्स डाल के बचाए गए। सोसम्मा आइब जो होता है उनके चलते यहाँ पे कंजर्वेशन एफर्ट थे। तो प्रोफेसर ऑफ एनिमल ब्रीडिंग जो है वो एक सोसम्मा आइब करके उन्होंने इसे बचाया, और जेनेटिक अलॉन्ग विद द टर्म ऑफ हर स्टूडेंट्स, है ना। तो यही हम कहेंगे जो स्टूडेंट्स की टीम है उनके साथ मिलके इन्होंने यहाँ पे बचाया। अब अगली जो हमें काऊ देखने मिलती है वो है सीरी काऊ। सीरी जो है ये स्मॉल साइज ड्रॉट पर्पज के लिए यूज होने वाली ब्रीड है। ड्रॉट पर्पज यानी जो भी आपकी चीज़ें उसको यहाँ से वहाँ ले जाने के लिए, ढोने के लिए, तो इसको इसीलिए यूज़ किया जाता है हिली रीजन में, वेस्ट बंगाल और सिक्किम के। एनिमल जो होता है वो ग्रेज करता है स्टीप स्लोपी हिल फॉरेस्ट में, तो हिली फॉरेस्ट में आता है और ये वहाँ पे इसको चराया जाता है। और मेल्स जो होते हैं वो मेनली रियर किए जाते हैं ड्रॉट पर्पज़ के लिए, यहाँ से वहाँ चीज़ें लेके जाने के लिए हिली एरियाज़ में। कभी कभी अगर देखा गया तो ये ड्रॉट पावर इकलौता ड्रॉट पावर है जो आपको वहाँ देखने मिलता है, और ब्रीड जो होती है वो काफ़ी कम अमाउंट ऑफ मिल्क प्रोड्यूस करती है, इसे सीरी काऊ है। उसके अलावा थार पारकर करके एक और काऊ है। थार पारकर करके जो काऊ है
ये दोनों पर्पस को सर्व करती है। हम कहेंगे जैसे कि थार डेजर्ट में ये है, इसलिए इसका नाम थार पार्कर है। तो ये थार पार्कर जो है ये है कहाँ की, तो इसका ये जो ब्रीड है ये थार पार्कर करके डिस्ट्रिक्ट है साउथ ईस्ट सिंध में, तो ये प्रेजेंट डे पाकिस्तान में, वहाँ की ओरिजिनली ये काऊ है। इंडिया में ये जो एनिमल्स होते हैं ये अभी इंडो पाक बॉर्डर में आपको देखने मिलते हैं, जो कि वेस्टर्न राजस्थान, रन ऑफ कच्छ, गुजरात, यहाँ पे आपको देखने मिलते हैं। एनिमल जो होते हैं वो जो रहते हैं वो स्मॉल बुशी वेजिटेशन में रहते हैं, जिसको सीवन ग्रास कहते हैं। उसमें ये रह के अपना जो भी अपने जो भी ज़रूरत है उसको पूरा करते हैं, अपने खाने की ज़रूरतों को पूरा करते हैं, चारा उनको यहाँ से मिल जाता है। तो ड्रॉट और फॉडर स्कैरसिटी कंडीशंस में भी हम कहेंगे कि ये काफ़ी अच्छा अमाउंट ऑफ मिल्क प्रोड्यूस करती है, जबकि इनको ज़्यादा खाना भी नहीं मिलता है। ड्यू टू बेटर हीट टॉलरेंस, है ना, तो हीट टॉलरेंस भी इनमें गर्मी को भी सह लेती है और डिजीज़ भी इनको ज़्यादा नहीं होती है। जो ब्रीड होती है इसको अभी यूज़ किया जा रहा है प्रोड्यूस करने के लिए कैरन फ्राइज। कैरन फ्राइज जो है ये एक ब्रीड है जो कि एक सिंथेटिक क्रॉस ब्रीड है कैटल ब्रीड की। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूशन जो है उसमें ये एक क्रॉस ब्रीड कैटल है जिसको करन फ्राइज कहा जाता है। तो इस तरह से ये एक और काऊ की ब्रीड है जो आपको पता चलती है। अब लोकल ब्रीड जो है जो कि काफ़ी मेरिट से एक्जॉटिक ब्रीड पे, हमारे इंडिया की जो ब्रीड्स है वो काफ़ी इफेक्टिव है बाहर के ब्रीड से ज़्यादा, क्योंकि इंडिया में वो अच्छे से रह लेती है, क्योंकि उनका डिजीज़ रेजिस्टेंस काफ़ी अच्छा है, वो काफ़ी सारे बीमारियों को सह लेती है और उनकी हालत जल्दी ख़राब नहीं होती है। तो ज़्यादा सूटेबल है लो इनपुट मैनेजमेंट के लिए, काफ़ी कम इनपुट दे के भी काफ़ी अच्छा मिल्क का प्रोडक्शन हमें मिल जाता है, ये है। और सर्वाइव बेटर इन लोकल एनवायरनमेंट, है ना, हमारे यहाँ की तो हमारे एनवायरनमेंट में हमारे यहाँ की काऊ अच्छे से रह पाएगी और ड्रॉट वर्क भी कर लेती है, यहाँ से वहाँ सामान ले जाने का काम भी कर लेती है। तो इसलिए लोकल ब्रीड ज़्यादा अच्छी एक्जॉटिक ब्रीड से ये भी कहा गया है। तो ये जो करंट अफेयर था इसका सोर्स था मोंगाबे इंडिया। उसके बाद की हमें जो न्यूज़ देखने मिल रही है वो है फ्रंट रनिंग को लेकर, और इसका सिलेबस जाता है करंट इवेंट में, या फिर इसका सिलेबस इकोनॉमिक्स में भी आपको यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। तो फ्रंट रनिंग जो होता है इसका सिलेबस करंट इवेंट से जाता है। तो लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया LIC जो इन्होंने वेडनेसडे को ये कहा है कि हम कहेंगे इट हैज सैक्ड एन एम्प्लॉय इन्वॉल्व्ड इन स्टॉक मार्केट फ्रंट रनिंग केस। यानी देखिए एक एम्प्लॉय है उसको निकाल दिया गया LIC में से क्योंकि वो फ्रंट रनिंग केस में शामिल था। अब आप सोच रहे होंगे फ्रंट रनिंग केस होती क्या है, तो अब आपको ये पता ही चलने वाला है कि फ्रंट रनिंग केस होती क्या है। तो यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन चल रहा था इसके ऊपर, तो रेगुलेटर जो सेबी है, सेबी इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन कर रहा था और अब पाया गया कि ये दोषी है और इसको यहाँ पे निकाल दिया गया। अप्रैल 2023 में सेबी ने बार किया था 5 एंटिटीज़ को, जिसमें आपको कुछ लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन का भी एक एम्प्लॉय देखने मिलता है, क्योंकि ये सिक्योरिटीज़ मार्केट यानी शेयर मार्केट का गलत इस्तेमाल कर रहे थे, इलीगल इन्होंने कमाई की। और ये जो एम्प्लॉय है इन्होंने जो इलीगली कमाई की है वो है 2.44 करोड़ की। तो 2.44 करोड़ की कमाई यहाँ से कर ली उन्होंने अब तक उसने उतने टाइम में, तो काफ़ी ज़्यादा कमाई कर ली इस एम्प्लॉय ने। और ये जो केस है ये केस है फ्रंट रनिंग की केस। तो फ्रंट रनिंग जो होता है वो कैसा होता है ये भी अब आपको पता चलेगा। तो फ्रंट रनिंग के बारे में सबसे पहले देख लेते हैं। अब फ्रंट रनिंग बताने के पहले मैं आपको ये सबसे पहले बता दूं कि जब लोग, ये याद रखेगा, शेयर मार्केट में कैसा होता है, जब भी लोग बाय करते हैं किसी कंपनी के शेयर्स, जैसे ABC के शेयर बाय करने वाले लोग ज़्यादा है तो इसकी शेयर की वैल्यू बढ़ जाती है, ये याद रखिएगा। और जब लोग बेचना शुरू कर देते, सेल करना शुरू कर देते किसी भी कंपनी के शेयर्स, तो इसकी शेयर की वैल्यू घट जाती है। ये सिर्फ इतना याद रखिएगा। अब ये जो मैंने चीज़ें बताई इसको याद रखते हो आपको फ्रंट रनिंग पता चलेगी। फ्रंट रनिंग का मतलब होता है कि नॉन पब्लिक इंफॉर्मेशन, ऐसी इंफॉर्मेशन जो कंपनीज के पास होती है वो आपने लोगों के साथ शेयर नहीं करनी चाहिए। तो फ्रंट रनिंग यानी क्या, नॉन पब्लिक इंफॉर्मेशन जो होती है ये इसका यूज़ करना डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, और खरीदना या बेचना सिक्योरिटीज़ को, यानी शेयर्स को खरीदना या बेचना। और हम कहेंगे कि और एंटर इनटू ऑप्शंस और फर्दर कॉन्ट्रैक्ट, या आगे के कॉन्ट्रैक्ट उसके अकॉर्डिंग करना। क्योंकि जैसे आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो, फॉर एग्जांपल LIC में, तो LIC क्या करने वाली है ये इनके कुछ एम्प्लॉयज़ को पता होता है, तो इस कारण उस इंफॉर्मेशन का गलत फ़ायदा उठा के आप यहाँ पे शेयर्स खरीद देना या बेच देना, ये भी कैसा होता है मैं बताता हूँ आपको, सिर्फ थोड़ा सा वेट करना होगा, मैं हर चीज़ आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे वही सब चीज़ें हैं, अगर आप देखोगे तो ट्रांजैक्शंस करना या फिर कुछ सिक्योरिटीज़ को लेके काम करना, आगे जाके कॉन्ट्रैक्ट करना, और बाद में जब ये इन्फॉर्मेशन पब्लिक हो जाती है तो प्राइस जो होता है ना ये अलग चेंज हो जाता है सिक्योरिटी का। अब ये या शेयर का ये कैसा होता है ये भी बताता हूँ, देखो हाँ एग्जाम्पल से समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अब कोई A नाम का पर्सन है जो कि काम कर रहा है LIC नाम के कंपनी में। अब उसको ये इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है कि कल LIC फॉर एग्जाम्पल किसी ABC नाम के कंपनी का शेयर खरीदने वाली है 50,000 रुपये का,
50,000 रुपये का, इसको ये इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है। तो ये क्या करेगा, ये व्यक्ति अपने पर्सनल अकाउंट से पहले ही शेयर खरीद लेगा इस एबीसी कंपनी का। अब मैंने क्या बताया, जब शेयर खरीदेगा कोई तो ज़्यादा लोग खरीदेंगे तो इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। तो अब क्या होगा कि भाई देखो, इसने शेयर्स खरीद लिए एबीसी कंपनी के पहले ही, और अगले दिन एलआईसी खरीदने वाला है। तो जैसे ही इसने खरीद लिए तो शेयर की वैल्यू बढ़ गई। इसने खरीदे शेयर सस्ते में और इसने खरीदे हुए शेयर्स की वैल्यू बढ़ गई। एलआईसी ने जब खरीदे तो उन्होंने महंगे में खरीदे, और इसने क्या किया, एलआईसी ने खरीदने के बाद इसी शेयर्स को बेच दिया। फॉर एग्जांपल, इसने अगर 5,000 के शेयर खरीदे थे और इसकी वैल्यू इसने खरीदने के बाद बढ़ गई, या फिर इसने 50,000 के शेयर खरीद लिए, इसकी वैल्यू बढ़ गई, और अब ये जो 50,000 के शेयर थे, ये 50,000 के शेयर की वैल्यू फॉर एग्जांपल लेके चलते 55,000 हो गई। तो इतनी ज़्यादा नहीं होती है, कि एग्जांपल ले रहा हूँ। तो इसने बेचे जब तो 55,000 में मिले, यानी इसको 5,000 का फायदा हो गया। तो ये हर बार ऐसा करता था कि पहले ही शेयर खरीदता था। अब खरीदने वाले अगर ज़्यादा दिख रहे एबीसी कंपनी के शेयर्स, तो शेयर की वैल्यू तो बढ़ेगी क्योंकि डिमांड ज़्यादा है उनके शेयर्स की, है ना। तो ये ऐसा करता था। दूसरी बात अब समझ लेते हैं, बेचने वाली बात। अब जैसा ये इसको पता है कि एलआईसी कौन से तो भी कंपनी के शेयर बेचने वाली है, तो ये क्या करेगा, बेचने के पहले ये भी उस कंपनी के जो शेयर होता है उसको बेच देगा। तो ये पहले ही बेच देगा। अब इसने जो शेयर खरीदे थे ये बेच देगा, एलआईसी बेच देगा। तो जब इसने बेचा तो शेयर की वैल्यू कम होगी, क्योंकि ज़्यादा लोग जब बेचना शुरू करते हैं तो शेयर की वैल्यू कम होने लगती है। तो इसने जितने में बेचे उससे शेयर की वैल्यू कम हो गई, और इसने क्या किया, बाद में फिर से उसी शेयर को खरीद लिया सस्ते में। तो ये क्या हो गया, इसने इस पर फ़ायदा जमा लिया। तो इस तरह का ये अपना फ़ायदा बनाते रहेगा, और हम कहेंगे कि ये इस फायदे के चलते बहुत कमाई कर लेगा। तो इसने जो कमाई की है वो लगभग 2.44 करोड़ की है। इतने ज़्यादा उसने चीज़ें बांटी थी। तो हम कहेंगे, जैसे कि एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल जैसे मैंने आपको बताया वो एग्जाम्पल यहाँ पे आपको देखने मिलेगा। तो फ्रंट रनिंग जो होता है वो ऑफर करता है आपको अनफेयर प्रॉफिट आपको मिल जाते हैं, क्योंकि कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन आपके पास है कि आपकी कंपनी क्या करने वाली है, और आप उसी के इन्फॉर्मेशन को लेके खुद का फायदा करा के ले रहे हो। फ्रंट रनिंग को टेल गेटिंग भी कहा जाता है। तो इस तरह से फ्रंट रनिंग जो है ये न्यूज़ में रहा, और इस पे क्वेश्चन आ सकता है। इसका जो सोर्स था वो था इंडियन एक्सप्रेस। अगले करंट अफेयर की ओर बढ़ते हैं, और अगला करंट अफेयर जो है वो है स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट 2023, और इसका सिलेबस जाता है एनवायरमेंट में। रिसेंटली वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, अच्छे से याद रखिएगा किसने पब्लिश किया, WMO ने रिलीज किया है स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट 2023 को। तो यहाँ पे एक रिपोर्ट लाई गई है, और रिपोर्ट लाने वाले जो है वो है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। WMO जो है वो एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन क्यों कहा जाता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, क्योंकि ये ऑर्गेनाइजेशन जो होती है यहाँ पे अलग अलग देश की सरकारें काम कर रही है, इसलिए इंटर गवर्नमेंटल यानी एक से ज्यादा सरकारें जिसमें काम करती है। इसमें टोटल 192 मेंबर स्टेट्स और टेरिटरीज काम कर रही है। इंडिया भी मेंबर है WMO को। तो ये स्टेट ऑफ ग्लोबल रिपोर्ट होती क्या है ये भी बता देता हूँ। तो अबाउट स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट 2023, तो ये एक रिपोर्ट होती है जिसको एनुअली लाया जाता है, हर साल लाया जाता है, और इशू करता है यूनाइटेड नेशन वेदर एजेंसी WMO यूनाइटेड नेशन के अंडर काम करता है। ये काफ़ी क्रुशियल इंसाइट्स बताता है, क्लाइमेट के ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं, एक्सट्रीम इवेंट्स क्या हुए हैं, कहाँ बाढ़ आई, कहाँ पे क्या हुआ, कितने क्लाइमेट का टेम्परेचर बढ़ा, कहाँ कम हुआ, ये ह्यूमन एक्टिविटीज़ का क्या इम्पैक्ट हो रहा है हमारे प्लानट पे, ये सब बताता है। ये जो रिपोर्ट होती है ये कहीं ना कहीं हेल्प करती है ताकि हम पॉलिसी बना सके। पॉलिसी मेकर्स को हेल्प करती है कि अभी क्लाइमेट ऐसा है तो कैसी पॉलिसी बनाई जाए। साइंटिस्ट को हेल्प करती है कैसे रिसर्च किए जाए, या फिर सिटीजन को भी हेल्प करती है कि भाई देखो क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है उस कारण क्या क्या इफेक्ट हो रहे हैं और हमें उसे कैसे रोकना चाहिए। तो ये सब इसका काम है। तो आगे हम देखते हैं तो की पॉइंट्स क्या है अब स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट के 2023 के। तो स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट 2023 रिपोर्ट जो आई है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने कंफर्म किया है कि 2023 ये वार्मेस्ट ईयर रहा है ऑन रिकॉर्ड, सबसे गर्म साल रहा है। ग्लोबल एवरेज नियर सरफेस टेम्परेचर जो होता है ये 1.4 डिग्री तक बढ़ा है। यानी इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन होने के पहले, जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन होने का था तो इंडस्ट्रीज ज़्यादा बनने की थी हमारे प्लानेट पे, हमारे अर्थ पे। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ, इंडस्ट्रीज की नंबर बढ़ने लगे और उस कारण जो ग्लोबल ये है टेम्परेचर वो बढ़ने लगा। तो 1.45 डिग्री ज़्यादा है उस टाइम के, अगर टाइम से अगर मैच करो तो। रिकॉर्ड जो होता है ये तोड़ दिए गए फॉर ग्रीन हाउस गैस लेवल्स, बहुत ज़्यादा ग्रीन हाउस गैस लेवल्स
ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ चुकी है। तो ये जो GHG होती है, मैंने आपको पहले भी बताया, लगभग रोज ही बताता हूँ कि ग्रीन हाउस गैस जो होती है उसमें हीट को ट्रैप करके रखने की कैपेसिटी होती है ना। अगर सनरेज आ रही है और अर्थ हमारी रिफ्लेक्ट बैक कर रही है, तो ग्रीन हाउस गैसेज जो होती है वो इनको एब्जॉर्ब कर लेती है। एब्जॉर्ब करने के कारण क्लाइमेट जो है वो गर्म होने लगेगा, इससे ग्लोबल वार्मिंग होगा, सरफेस टेम्परेचर बढ़ते हैं, ओशन हीट होता है, एसिडिफिकेशन होता है, सी लेवल जो होगा ये बढ़ जाएगा। एंटार्क्टिक ओशन जो है वो कहीं ना कहीं हम कहेंगे वहाँ का जो आइस कवर है वो ख़त्म होने लगेगा, वो मेल्ट होने लगेगा और ग्लेशियर रिट्रीट हो जाएगा। तो एक्सट्रीम वेदर इवेंट जो है, जैसे कि हीट वेव्स चलती है, बहुत गर्म वेव्स चलती है, फ्लड्स आते हैं, ड्रॉट आते हैं, वाइल्ड फायर, कई जंगल में आग लग जाती है, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आते हैं, है ना, कॉस्ट सिग्निफिकेंट डैमेज होता है। इस कारण एवरीडे लाइफ को मिलियन ऑफ पीपल जो होते हैं इससे डैमेज हो जाते हैं, बहुत सारे लोगों को इकोनॉमिक लॉस होता है, फाइनेंशियल लॉस होता है। रिपोर्ट ने ये भी बताया कि जो स्पीड है क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट्स की, जो बढ़ रही है, काफ़ी जोर से बढ़ रही है। और आपको ये भी बता दो, रिपोर्ट अंडरस्कोर्स द हाई कॉस्ट ऑफ क्लाइमेट इनएक्शन, है ना। अगर हम क्लाइमेट को लेकर कोई एक्शन नहीं ले रहे तो हमें बहुत बड़ी भरपाई करनी पड़ेगी, बहुत हाई कॉस्ट है इसको ठीक करने की। तो इस कारण हमें रिन्यूएबल एनर्जी पे शिफ्ट होना पड़ेगा। तो नीड फॉर अ स्विफ्ट ट्रांजिशन टू रिन्यूएबल एनर्जी यूज़ करेंगे तो पोल्यूशन कम होगा, ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन कम होगा और उस कारण हमारा प्लानट फिर से अच्छा हो सकता है। इस तरह से ग्लोबल क्लाइमेट जो है, इन्होंने कुछ चीज़ें बताई और ये जो ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट है इसका जो सोर्स था ये था इंडियन एक्सप्रेस। अब बारी आज के प्रैक्टिस एमसीक्यूज को सॉल्व करने की। तो प्रैक्टिस एमसीक्यूज में जो क्वेश्चन नंबर 1 देखने मिल रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग नेशनल पार्क। फर्स्ट इज पापीकोंडा नेशनल पार्क, सेकंड इज श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क, थर्ड इज राजीव गांधी नेशनल पार्क। हाउ मेनी ऑफ द अबव आर लोकेटेड इन आंध्र प्रदेश। तो यहाँ पे आपको जो ऑप्शंस देखने मिलते हैं वो है ए ओनली 1, बी ओनली 2, सी ऑल 3 या फिर डी नन। जो भी आपको आंसर सही लगते हैं वो आपको कमेंट सेक्शन में लिखने। क्वेश्चन नंबर 2 है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इक्विनॉक्सेस आर ऑकरिंग twice a year when sun is exactly above the equator. Second, the spring equinox marks the start of spring in northern hemisphere and autumn in southern hemisphere. How many statements given above is or are correct? 1 only 1, 2 2 only, 3 1 and 2, फोर्थ neither 1 nor 2। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन जो हमें देखने मिल रहा है वो है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1, द स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट 2023 is an annual report issued by World Meteorological Department. Statement 2, it provides crucial insights into climate trends, extreme events and impact of human activities on our planet. Which one of the following is correct in respect to the above statements? Both statement 1 and statement 2 are correct and statement 2 is correct explanation of statement 1. Both statement 1 and statement 2 are correct and statement 2 is not a correct explanation of statement 1. Statement 1 is correct but statement 2 is incorrect and D is statement 1 is incorrect but statement 2 is correct. इसमें से आपको जो भी सही ऑप्शन लग रहा है वो आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। अब बारी है जो पिछले करंट अफेयर में मैंने क्वेश्चंस पूछे थे उसके आंसर जानने की। तो पिछले क्वेश्चन, पहले करंट अफेयर में मैंने जो 20 मार्च की जो करंट अफेयर्स में क्वेश्चन पूछे थे उसका क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर है सी, क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर है ए और क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर है डी। आई होप आपके क्वेश्चन के आंसर सही निकले हो। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो उन्हें लाइक जरूर करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको रेगुलरली मिलते रहे। अगर आप और अपडेट्स चाहते हैं तो आप फेसबुक पेजेस जो है मेरे उनको भी फॉलो और लाइक कर सकते हैं, श्रेयस बढ़िया इंटरप्रिटेशन। अगर आप मुझसे कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, कोई भी डाउट पूछना चाहते हैं तो आप मुझे डायरेक्ट मैसेज के थ्रू इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हैं। मुझे फॉलो कीजिए श्रेयस बढ़िया द पीस लवर पे, आपको आपके सवालों के जवाब भी मिलते रहेंगे। उसी के साथ साथ अगर आप मुझे मेल करना चाहें तो shreyasbadi@gmail.com पे आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। और अगर आप और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो चाहते हैं तो आप मेरे एकेडमी श्रेयस IAS एकेडमी के जो अकाउंट है इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे वहां भी उसे फॉलो करके मुझे सपोर्ट दिखा सकते हैं। मेरे साथ इस वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। टेक केयर एंड हैव अ वेरी गुड डे।